Hello, Namaste. Today we are going to read chapter 1. कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आंखें टकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो
कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र वन को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तलाशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक स्थान के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम। अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज तथा इंदूज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः टाटपत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमें यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तथा तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिले हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित
अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस तरह शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय के में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह का जन्म पूर्व की सभी तिथियों के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान
से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ई पू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बीसी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। धन्यवाद।